जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है हमारे लक्ष्य 75 डेज के 15 क्वेश्चन सीरीज में। ठीक, तो आज हमारा सीरीज का 6th डे है और हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। ठीक, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, साइनोऑरिकुलर नोड क्या है। ठीक, साइनोऑरिकुलर नोड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, SA नोड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, SA नोड भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्या कहते हैं इसको, पेस मेकर। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह से कह सकते हैं ये तो हमारे शरीर में ऊतकों से बना होता है। ठीक, ये क्या था, हमारे शरीर में ऊतकों से बना होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन कृत्रिम रूप से हम लोग क्या एक डिवाइस के रूप में लगाते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कहता है साइनोऑरिकुलर नोड क्या है, कहता है हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे सीरा अलिंद छिद्र या SA नोड कहते हैं। चलिए इसका कहता है हमारा जो हृदय है उसका तालबद्ध संकुचन, मतलब कि फूलना सिकुड़ना फूलना सिकुड़ना फूलना सिकुड़ना, ये जो लगातार होते रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तालबद्ध संकुचन। फैलना सिकुड़ना को हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। देखिए तो कहता है ये जो है एक विशेष प्रकार की क्या तंत्रिका ऊतक के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, SA नोड या साइनोऑरिकुलर नोड। ठीक, ये हमारे क्या रहता है, दाहिने साइड लगा हुआ रहता है, कहाँ, अलिंद में। ठीक, अलिंद के ऊपर इसे चिपका हुआ रहता है। ठीक, चलिए समझते आगे। फिर है, जब किसी मनुष्य का SA नोड या पेस मेकर क्षतिग्रस्त या खराब हो जाता है तो इसके जगह पर विद्युत हृदय लेखी यंत्र या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति का पेस मेकर खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसके जगह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा होगा कि SA नोड क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे हृदय का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग SA नोड कहते हैं। ठीक, अगर SA नोड किसी व्यक्ति में खराब हो जाए तो हम लोग वहां क्या यूज करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है, इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक होता है। पूछ रहा है कि रक्त क्या है। ठीक, कि रक्त क्या है और रक्त का कौन सा घटक या रक्त का कौन सा भाग रक्त परिवहन में थी, क्या कह रहा है, गैसीय परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है, या गैसीय परिवहन कौन सा घटक करता है, ये पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त क्या है, एक तरल क्षारीय संयोजी ऊतक है। ठीक, क्या है, एक तरल क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, जो कि जिसके क्या है मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, जो कि जिसका मुख्य घटक होता है WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु या प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। कहता है लाल रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय, क्या क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है। क्या करता है, जो शरीर के सभी ऊतकों को क्या करता है, संयोजन करता है, सभी ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसके मुख्य घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका एवं रक्त पट्टिकाणु होते हैं। ठीक, और जिसका pH मान क्या होता है, 7.4। देखिए रक्त का pH मान भी पूछा हुआ है दोस्तों कि रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4। ठीक, अब जो ये हो गया, अब कहता है कि रक्त का कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक होता है, तो क्या हो जाएगा, लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि गैसीय परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हृदय में थी फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े के एल्वियोली में वायु कोष्टिका में क्या होता है, रक्त का हीमोग्लोबिन और क्या ऑक्सीजन आपस में क्या होते हैं, मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वो पूरे शरीर में क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो और क्या करते हैं फिर, जब शरीर में कहीं कहीं जहां हमारा कोशिकीय ईंधन के रूप में ग्लूकोज का उपयोग होता है तो वहां क्या CO2 का निर्माण हो जाता है। तो उस CO2 को लाने का भी कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन अभिक्रिया करके क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद क्या करता है, उसको हृदय तक लाता है, फिर हृदय क्या करता है, उसको फेफड़ा में भेजता है और फेफड़ा फिर क्या करता है, उसको
शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? पूछ रहा है कि रक्त का द्विगुण परिवहन या दोहरा परिवहन भी कहते हैं, रक्त का दोहरा परिवहन क्या है? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक बार रक्त हमारे हृदय में जाता है, फिर वह निकलता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रक्त का द्विगुण परिवहन। रक्त का हृदय में आना फिर हृदय से बाहर निकल जाना है, क्या कहलाता है? द्विगुण परिवहन। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। रक्त में, हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय चक्र, या इसी को रक्त का द्विगुण परिवहन भी कहते हैं। हृदय चक्र भी पूछता है, हृदय चक्र क्या है? तो हम लोग कह देंगे रक्त का एक बार हृदय में आना फिर निकलना क्या कहलाएगा? हृदय चक्र कहलाएगा, या रक्त का द्विगुण परिवहन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप सोच सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पूछ रहा है कि हमारे जो पौधे होते हैं उसमें गैसों का, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़ा है और भी बहुत सारा अंग है। ठीक, तो कह रहा है कि पौधों में कैसे होता है, कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान? तो पौधों में विसरण की क्रिया द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। कैसे दोस्तों? विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण क्रिया क्या होता है? कि अपने आप गैस आना और जाना, उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ अंगों की आवश्यकता पड़ी जाती है। विशेष अंग मतलब हम लोगों के मतलब मानवों के जैसा या जंतुओं के जैसा विशेष अंग नहीं होता है, लेकिन उसमें भी एक अंग तो होता ही है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है गैसों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा दोस्तों? विसरण की क्रिया द्वारा होता है, जिसमें कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करते हैं। क्या होता है दोस्तों? जब पेड़ पौधों में विसरण की क्रिया होती है तो वो क्या करते हैं? जब श्वसन करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देख, एक मिनट दोस्तों, लगता है गलत हो गया। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक आ रहा है दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों में जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो थोड़ा सा इसमें उल्टा हो गया हमको लगता है। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बाद में ही करेंगे। ठीक, याद रखिएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसको शॉर्ट्स में डाल देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है? पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है कि पानी का भाप के रूप में उड़ना है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, क्या कहलाता है? स्थानांतरण या ट्रांसपोर्टेशन, इसी को कहते हैं। ठीक, तो देखिए वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधों में क्या होता है दोस्तों कि हम लोगों में ही क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें अगर हद से ज्यादा हो जाए तो वो अपने आप बाहर आ जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, ठीक, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि वो क्या बोलते हैं, स्वप्न दोष होता है। ठीक, जिसको हम लोग नाइट फॉल भी कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो कोई खास एक विशेष प्रकार का बीमारी नहीं है दोस्तों, वो एक नॉर्मल होता है कि हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, तो जिस कारण से वो अपने आप फ्लो हो जाता है। ठीक, तो उसी तरह क्या होता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन भी है कि पेड़ पौधा क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में जमीन से पानी खींच लेता है, तो पानी उसमें ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो पानी को अपने शरीर से बाहर करता है ताकि अपने सुरक्षा के लिए, ये कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं जब उसमें धूप पड़ता है तो वहां से क्या होता है, वो पानी खींच लेता है वाष्प के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो हो गया वाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण, पेड़ पौधों में हम लोग जानते हैं कि जड़ में खाना नहीं बनता है। जब कोई पेड़ पौधा ज्यादा हो जाता है, 25-30 साल का हो जाता है, तो उसके जो तना होता है, मोटा सा तना, उसमें उसका भोजन नहीं बनता है। ठीक, फल में भोजन का निर्माण नहीं होता है। तो इन सभी जगहों पे भोजन कैसे जाता है, तो स्थानांतरण के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? स्थानांतरण के द्वारा, कि सिर्फ पत्तियों में, जो भी बड़े पेड़ पौधे हैं सिर्फ पत्तियों में भोजन बनता है दोस्तों। ठीक, तो पत्ती से भोजन का फल में जाएगा, जड़ में जाएगा और पूरे क्या उसके तने में जाएगा, तो कहाँ, सिर्फ पत्ती में बनता है। तो एक जगह जब भोजन बनता है और अन्य जगह उसको वितरित किया जाता है, तो वही क्या होता है, स्थानांतरण होता है। चलिए देखते हैं इसको। ठीक, पहला वाष्पोत्सर्जन में स्थानांतरण में क्या निम्नलिखित अंतर है, पहले देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन, पौधों द्वारा अनावश्यक जल को रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में क्या करना, शरीर से बाहर निकालना है, क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है दोस्तों।
किसी भी पौधे के द्वारा अनावश्यक जल को शरीर से बाहर निकालना है क्या कहते हैं, वाष्प के रूप में ही वो बाहर निकलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है स्थानांतरण, पौधों के द्वारा बनाया गया खाद्य पदार्थों के जलीय घोल को एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पौधे की सिर्फ पत्तियों में क्या होता है, भोजन बनते हैं। ऐसे पौधा होता है पूरे शरीर में बनता है, लेकिन पेड़ में क्या होता है, सिर्फ पत्तियों में बनता है। तो पत्ती में भोजन बनता है, फिर तना को देना, फिर जड़ तक पहुंचाना, इन सब प्रक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो अंतर पूछा है, तो क्या अंतर ज्यादा हम लोग ऐसे डिफाइन कर नहीं पाएंगे, इस तरह करते हैं तो यही ठीक रहेगा कि ऐसे कर देंगे ना हम लोग, तो ये सफिशियंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के 2f या वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थान बताएं। चलिए तो एक बात समझिए कि 2f जो है, ये हमारा 2f को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं लेंस में। ठीक, वही कह रहा है कि 2f या वक्रता केंद्र पर रखे, कह रहा है कि 2f या वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसका क्या बताना है, प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति और स्थान बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, 2f मतलब वक्रता केंद्र पर जब हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो क्या जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर 2f पे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और क्या हमारा ये यहाँ क्या जगह, ये कह सकते हैं कि ये कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, दर्पण थी आगे लेंस हो गया, तो कह सकते हैं कि क्या प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। आकार पूछे तो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार। हम लोग जानते हैं लेंस हो या दर्पण, अगर हम वक्रता केंद्र पे क्या करेंगे, फिर से सुने, लेंस हो या दर्पण हो, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा दोस्तों। ठीक, और यह कह सकते हैं कि दर्पण से या लेंस से वस्तु की दूरी और दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कह सकते हैं कि समतल दर्पण वाला रूल लागू हो जाएगा। ठीक, चलिए तो वही है, यहाँ देखिए इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब आकार में छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु, एक मिनट दोस्तों, छोटा नहीं बराबर ही रहेगा क्योंकि वक्रता केंद्र बराबर, तो आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। फिर कहता है स्थान, कहता है यह प्रतिबिंब लेंस के दाएं ओर, क्या लेंस के दाएं ओर 2f पे बनता है। कहाँ बनता है, 2f, लेंस से वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब से लेंस की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि समझ में आए, क्योंकि ये सारे बातें तो हम पहले भी कह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। एक बात और जान ले दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार की क्रिया होता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब किसी वस्तु को रख देते हैं ना, तो वो किसकी तरह, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करने लगता है। जैसे हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, उसमें क्या होता है, जब किसी चीज को रखा जाता है स्लाइड में, तो क्या होता है, वो फोकस और ध्रुव के, ये कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही रखा जाता है। ठीक, जिससे हम लोग को क्या, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं वही क्या हो गया, वही उसी को हम लोग क्या कह देंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी कह दे, लेकिन थोड़ा हम लोग यहाँ अलग तरीके से डिफाइन किए। फिर कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सूक्ष्म या छोटे वस्तुओं को बड़ा करके क्या देखने में क्या आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वस्तुओं को जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में रहता है उसको क्या करते हैं, बड़े फॉर्म में देखने का काम करते हैं हम लोग उससे। ठीक, उसकी सहायता से। ठीक, चलिए और कहता है ये किस तरह सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है, तो देखिए कहता है जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, क्या प्रथम मुख्य फोकस तथा प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है। कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसके बीच में जब रखा जाता है, मध्य रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो देख सकते हैं ये कहाँ, ये प्रतिबिंब गया और ये भी क्या हुआ, यहाँ आया और यहाँ से ये चला गया। क्या ये दोनों कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये प्रतिबिंब हम लोग इधर अगर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं तो कहाँ, यहाँ आगे मिलता है, हम यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ आभासी और बड़ा प्रतीत होता है। तो दोस्तों थोड़ा लगता है देख के कि बड़ा है, तो हम लोग कुछ नहीं कहें, हम लोग जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्या करते हैं, छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने में प्रयोग करते हैं। पहला, दूसरा लिख देंगे कि हम लोग क्या करते हैं, फोकस और
प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं, बस खत्म हो गया। और ये थोड़ा फिगर बना देंगे, फिगर भी कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए देखें। हमारा अपवर्तनांक की परिभाषा करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है ठीक, चलिए तो हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस वस्तु में प्रकाश की चाल। ये तो हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं म्यू म्यू एच दे दें, क्या हो जाएगा म्यू एच, मतलब क्या हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक, क्या हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 2.42, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक, अब पूछ रहा है इसका क्या अभिप्राय है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग हीरा का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल। चलिए तो अगर हम लोग इस पे इसको बैठाते हैं, हीरे का अपवर्तनांक तो हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.42 बराबर निर्वात में हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल C बराबर कितना हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या देखो ऊपर में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे में क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों हीरे में प्रकाश की चाल, क्या आ जाएगा हीरे में प्रकाश की चाल, कह सकते हैं VH, मतलब वेलोसिटी इन हीरा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, हीरे। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा VH बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, बटे 2.42। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जब इसको उड़ाएंगे शून्य को, तो क्या हो जाएगा यहाँ 300 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे क्या हो जाएगा 242। ठीक, ठीक, तो इसको जब हम लोग करेंगे पूरा हल, तो हमारा क्या आ जाएगा 1.24, क्या होगा 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, तो कह सकते हैं देखिए हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हीरा में प्रकाश की चाल कितना है 1.24 × 10⁸। देखिए, और हम लोग जानते हैं कि निर्वात क्या है, निर्वात एक विरल माध्यम है, क्या है एक विरल माध्यम है। और हमारा जो हीरा है, क्या हीरा है, हीरा क्या है एक सघन माध्यम है, क्या है सघन माध्यम। तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा है और हीरा में प्रकाश की चाल कम है। इससे क्या साबित होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा है और हीरा में प्रकाश की चाल कम है। चलिए देखें, कहता इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से कम है, क्या है कि हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से क्या है कम है। तो कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल या वेग सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वायु से इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना। देखिए दोस्तों, तो ये दिया हुआ है कि एक
प्रकाश है जो कि वायु से आता है, कहां से आता है, वायु से, कहां से चलता है, ये वायु से प्रकाश चलता है और कहां प्रवेश करता है, एक कह सकते हैं कांच की प्लेट पर क्या होता है, कांच की प्लेट पे पड़ता है। और इस कांच की प्लेट का अपवर्तनांक कितना है जो जानते हैं, अपवर्तनांक है 1.50, क्या 1.50 अपवर्तनांक, ठीक, क्या है ये है अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक। देखिए इसका क्या है, अपवर्तनांक है इस प्लेट का। फिर कहता है कि कांच में प्रवेश करने की चाल कितनी है, ये पूछ रहा है कि जब कांच में प्रकाश प्रवेश करेगा तो उसका चाल क्या होगा, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर हमको दे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक, ये 3 गुने, हाँ इतना है, ठीक। अब देखिए हम लोग किसे, हम लोग फिर उसी तरह निकालेंगे, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए देखिए, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे हमारा क्या दिया हुआ है, ये म्यू बराबर दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, तो हम लोग यहाँ रखते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, किसमें, माध्यम तो हमारा क्या है, कांच, तो कह सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल, ठीक, कांच में प्रकाश की चाल कह सकते हैं। कांच में प्रकाश की चाल। चलिए तो म्यू का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1.50 बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे क्या आ जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो हम लोग लिख देते हैं दोस्तों जी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा जी भी। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी भी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे क्या 1.50, ठीक है दोस्तों। जब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे, क्या करेंगे, फाइव जीरो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यहां से पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 300 बटे 150 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये है हमारा फाइनल आंसर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। चलिए एक बार फिर से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। कहता प्रकाश वायु से, एक वायु है, यहां से क्या हुआ, प्रकाश चल के किस में आया, एक इतना 1.50 अपवर्तनांक, मतलब एक कांच की प्लेट है उसका अपवर्तनांक है 1.50, उसमें क्या क्या प्रवेश करता है। तो कहता है कांच में प्रकाश की चाल, पूछ रहा है कि इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, और निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर था निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो म्यू का मान हमको क्या है दिया हुआ है 1.50, और हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल क्या था निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे में जी भी लिख दिए कि मतलब ग्लास वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ऐसे, ठीक। तो जी भी बराबर करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बटे में 1.50। तो पॉइंट जब उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 को 300 बना देगा बटे 150 गुने 10⁸। तो इसको क्या 2 बार में कट जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकंड बच गया, हम लोग उसको यूं ही छोड़ देंगे, ठीक, एजेटिव, ठीक। चलिए उम्मीद है समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए तो हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका एसआई मात्रक। देखिए लेंस की क्षमता क्या कहता है, इसे तो कहता है फोकस की व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन एक बात और समझिए, लेंस की क्षमता का क्या मतलब कि मान लीजिए कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक, ले लीजिए, उसके सामने क्या कीजिए, समांतर प्रकाश की किरण को आपतित कराइए, क्या करवाइए, समांतर प्रकाश की किरण को आपतित करवाइए। जो जितना ज्यादा क्या करेगा उसको अभिसरित करेगा, मतलब एक बिंदु पे मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि इसे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो,
उसके सामने जब क्या करेंगे, उस पर जब समांतर प्रकाश की किरण आपतित होगा तो वो क्या करेगा, एक बिंदु पे आकर सबको मिला देगा। तो जितना तीव्र, जो जल्दी मिलाएगा, जो ज्यादा तीव्र, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका क्षमता ज्यादा है। ठीक, उस तरीके से भी मापते हैं। और हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, कह सकते हैं P पावर बराबर क्या आ जाएगा 1/f। फोकस का व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये जो क्या है फोकस है किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए दोस्तों। ठीक, तो कहता है इसका SI मात्रक क्या आता है, डायप्टर होता है। क्या आता है, डायप्टर। हम लोग इसको D से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।